मतलब स्टेप मार्किंग होती है या नहीं, कुछ 5 टिप्स जिससे आपके 10 से 15 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में जरूर से इंक्रीज होने वाले मिनिमम। क्योंकि जो आपके टीचर्स होते हैं, स्कूल के टीचर्स, वो कहते हैं कि स्टेप मार्किंग के मार्क्स नहीं मिलते हैं और ना ही वो देते हैं कभी, ना वो प्री बोर्ड में देते हैं आपको, ना आप किस में देते हैं, मिड टर्म में देते हैं, पेंसिल से या पेन से अलग पेन से मार्क करते हैं। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपकी कॉपीज होने वाली हैं बोर्ड एग्जाम में, वो किस तरह से चेक होने वाली है। ठीक है, तो कुछ बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। पहला क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि जो टीचर्स होते हैं क्या वो अपनी तरफ से क्या मार्क्स काट सकते हैं, कि अगर उनको गुस्सा आ रहा हो तो वो अपनी तरफ से मार्क्स काट सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है वहां पे। क्या दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि पार्शियल मार्किंग होती है, मतलब स्टेप मार्किंग होती है या नहीं होती है ना। तीसरा क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि हार्ड चेकिंग होती है या मैम इजी चेकिंग होती है। फोर्थ क्वेश्चन ये होता है कि प्रेजेंटेशन से मार्क्स इंक्रीज होते हैं क्या नहीं, कि अगर हम उसको सजा के अलग अलग कलर से पेपर लिखेंगे तो क्या उससे मार्क्स ज्यादा मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते। तो ये सारी ही चीजें आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कुछ 5 टिप्स जिससे आपके 10 से 15 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में जरूर से इंक्रीज होने वाले मिनिमम। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरे जरूर एंड तक देखना है, 5 टिप को बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना देरी करे अपने पहले टिप के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला ये होता है कि जो आपके जो टीचर्स होते हैं या जो चेकर होते हैं वो कभी भी अपनी तरफ से मार्क्स नहीं काटते। अपनी तरफ से मार्क्स काटने का मतलब है उनको ना क्या दिया जाता है, एक आंसर की दी जाती है। ठीक है, आंसर की के हिसाब से उनको चेक करना होता है पेपर को, कुछ सेट ऑफ रूल्स दिए जाते हैं, उसके हिसाब से उनको चेक करना होता है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, यहाँ पे आपके पास एक शीट दे रखी है, साइंस की है। ठीक है, इसमें आपके पास कुछ क्वेश्चन है जो कि आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। उन्होंने पहले यहाँ पे कितने पॉइंट्स लिख दिए हैं, 1 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बीटिंग ऑफ हार्ट का है और यहाँ पे रिफ्लेक्स सेक्शन का है। ठीक है, यहाँ पे कितने पॉइंट लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लिख दिए हैं। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। आपको कितने पॉइंट लिखने हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल भी रखा है 4 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपके पास कितना है, 1 पॉइंट का आधा नंबर, 1 पॉइंट का कितना नंबर है, आधा नंबर है, तो आपको 4 पॉइंट मिनिमम लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने 6 पॉइंट लिख दिए, इसमें से कोई सा भी अगर बच्चे की कॉपी में अगर नजर आ जाए तो उसको टिक मार देना। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो इन्होंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप होंगे, एक क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए होंगे, तो यहाँ पे 1 पार्ट का 1 मार्क और 1 पार्ट का यहाँ पे 1 मार्क दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे दिया जाता है, उसके ही हिसाब से आपको क्या करना होता है, चेक करना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टिप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टिप क्या है बेटा आपकी, कि क्या आपको स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिलते हैं या नहीं मिलते। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है इस चीज में, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो आपके टीचर्स होते हैं, स्कूल के टीचर्स, वो कहते हैं कि स्टेप मार्किंग के मार्क्स नहीं मिलते हैं और ना ही वो देते हैं कभी, ना वो प्री बोर्ड में देते हैं आपको, ना आप किस में देते हैं, मिड टर्म में देते हैं। लेकिन बेटा स्टेप मार्किंग के मार्क्स आपको बोर्ड में मिलने ही मिलने वाले हैं। जैसे कि कोई भी आपका मैथ्स के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन में आपके कोई भी 3-4 स्टेप हैं, आपने 2 स्टेप सही लिख दिए स्टार्टिंग के, आपका लास्ट का आंसर सही नहीं आया, तो उस 2 स्टेप के हिसाब से उनको मार्क्स दिए जाएंगे। आपको ही ऐसे ही आंसर की भी दी जाती है। एग्जाम्पल समझते देखो, यहाँ पे सबसे पहला आपका इंग्लिश का है। इंग्लिश में यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, पैराग्राफ है। ठीक है, एनालिटिकल पैराग्राफ है। इसे बोल रखा है कि जो आपका कंटेंट है, जो बच्चे ने कंटेंट लिखा है, अगर वो सही है तो उसके 2 मार्क्स दे देना। ठीक है, फिर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज है, आइडियाज जो उसने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज लिखे हैं उसके 2 मार्क्स दे देना। इसके अलावा जो एक्यूरेसी है उसके कितने मार्क्स दे देना, 1 मार्क्स दे देना। इसी तरह से यहाँ पे देखो ऐसे ही 2 मार्क 1 मार्क 1.5 मार्क के हिसाब से उन्होंने क्या कर रखा है, स्टेप वाइज अलग अलग करके इन्होंने लिख रखा है। ऐसे यार मैथ्स में भी होता है। मैथ्स में क्या होता है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले बच्चे ने यहाँ पे वैल्यू पुट करी, फॉर्मूला लिखे, वैल्यू पुट करी, इसका आधा नंबर मिल गया उसे। ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद उसने वैल्यू भी निकाल दी, एक प्लस में एक माइनस में आई, उसका भी आधा नंबर मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 वैल्यूज आई, फिर से उसने पुट करी, जो भी होगा उसका क्वेश्चन, उसका आधा नंबर मिल गया। अब यहाँ पे देखो कभी भी आपके पास, जैसे कि हम मानते हैं मैथ्स में आपके पास 2 वैल्यूज आती है ना, यहाँ पे दे दी 0 और 6। अब कौन सी वैल्यू सुटेबल होगी, 0 होगी या 6 होगी, वो भी उसने लिख रखा है, उसके भी आधा नंबर दे रखा है। देखो, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन इज k इज इक्वल टू 6। अगर बच्चे क्या करते हैं, 0 और 6 दोनों लिख के आ जाएंगे। बस भाई ये कितने नंबर का था आपका, 2 नंबर का क्वेश्चन था, यहाँ पे तो आपको 1.5 नंबर मिला। आपने तो यही नहीं लिखा कि उनमें से कौन सी वैल्यू थी। अगर दोनों होती है तो ठीक है, दोनों के मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन उन दोनों में से सिर्फ अगर एक सेलेक्ट करनी हो तो उसके लिए भी देखो आधा नंबर दे रखा है यार। तो ये भी चीज मैटर करती है, हर एक चीज के लिए आपको आधा आधा नंबर, मतलब अलग अलग स्टेप मार्किंग आपको दे रखी है। तो स्टेप मार्किंग तो आपकी होनी ही होनी, इसकी फिक्र छोड़ दो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या होने वाली है कि ऑलवेज राइट आंसर फ्रॉम आंसर, एनसीईआरटी।
हमेशा जैसे कि आपका साइंस सब्जेक्ट हो गया, जैसे कि आपका एसएसटी सब्जेक्ट हो गया, इसमें जो भी आपके लैंग्वेज वगैरह होती है हमेशा एनसीईआरटी से ही लिखो। क्यों लिखो, जैसे कि अभी आपने देखा, फिर से मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। जो भी आपका देखो एसएसटी का यहाँ पे, ठीक है, कोई भी आपको आंसर की दी जाती है उनको चेकर को, ठीक है, वो जो लैंग्वेज होती है ना वो एनसीईआरटी की ही लिखी होती है, एनसीईआरटी की ही लिखी होती है। जैसे कि आप एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन एनी 5 सजेशन टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, ठीक है, 5 सजेशन बताने, यहाँ पे उन्होंने 5 सजेशन लिख भी दिया, ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। अब ये जो सजेशन लिखे हुए हैं ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज उठा के, ये पांचों के पांचों सजेशन जो है ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। अगर मान लो आपने अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखा, अब यार उसको टाइम तो लगना ही है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये पूरी अच्छी सी लैंग्वेज है, ये एनसीईआरटी के लैंग्वेज है, सारे वर्ड उसके यूज कर रखे हैं, और जो आप लैंग्वेज लिखने वाले हो, मतलब जो आप अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखने वाले हो वो आपकी लैंग्वेज में होने वाला है, मतलब इससे रिलेटेड कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा बहुत सिमिलर हो जाएगा लेकिन वो आपकी लैंग्वेज में होगा, और इसकी लैंग्वेज दोनों ही अलग अलग है, मतलब उसको टाइम लगने वाला है आपको चेक करने में। पहले वो इसको पढ़ेगा अच्छी तरीके से, फिर आपकी उसको देखेगा क्या दोनों में कुछ सिमिलर हो रहा है नहीं हो रहा। तो ऑलवेज ऐसा करना है कि जो भी आपके एनसीईआरटी के वर्ड होते हैं, ये जो डेफिनेशंस वगैरह होती हैं, वो हमेशा कोशिश करो कि एनसीईआरटी की ही बार बार लिखने की प्रैक्टिस करो, और पेपर में भी वही अटेम्प्ट करके आओ। ज्यादातर आपका साइंस या एसएसटी ज्यादा मेन है, ठीक है, जैसे आपके वर्ड्स होते हैं यहाँ पे कुछ थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, तो उनको लिखने की प्रैक्टिस करो और यूज करो अपने ही किस में एग्जाम में, तो वो ज्यादा अच्छा प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमेशा एनसीईआरटी से ही अपना क्या करके, और डेफिनेशंस वगैरह जैसे भी होती हैं, कुछ कुछ चीजें मेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स वगैरह होते हैं, अभी मैं आगे भी बात करने वाली हूँ कीवर्ड्स के बारे में, उसको भी जरूर से देखना, ठीक है। तो ये हो गया ऑलवेज राइट, किससे, एनसीईआरटी से ही आपको आंसर अच्छी तरीके से लिखना है। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंटेशन, सबसे बढ़िया सवाल कि प्रेजेंटेशन जो है क्या वो आपके मार्क्स को इंक्रीज करता है या नहीं करता। जरूर से करता है बेटा। सबसे पहले अपना पेपर को ऑर्डर में लिख के आना, किसमें लिख के आना, ऑर्डर में। बच्चे क्या करेंगे, चलो मान लिया आपने क्या करा, सबसे पहले आपने सेक्शन बी स्टार्ट करा, ठीक है, सेक्शन बी स्टार्ट करा, फिर आपने सी करा, फिर डी करा, फिर ए करा, फिर ई करा, ठीक है, मान लेते हैं सीक्वेंस से रहा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत जब आ जाती है जब बच्चे मान लेते हैं बी सेक्शन जो है वो 21 क्वेश्चन से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, स्टार्ट होगा 21 से, अब उसमें 22 भी आएगा, 23 भी आएगा, 24 भी आएगा, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होते होंगे। अब बच्चे ने अगर ऐसे सीक्वेंस में कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या करेंगे बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्होंने 21 क्वेश्चन करा, 22 कर दिया, चलो फिर उठा के 27 कर दिया, फिर मान लेते 30 क्वेश्चन कर दिया, फिर फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया, फिर सेकंड क्वेश्चन कर दिया। बट ऐसे सीक्वेंस नहीं चलानी है। आप सेक्शन अलग अलग कर सकते हो, कैसे भी सीक्वेंस पे कर सकते हो, लेकिन जो उसके क्वेश्चंस होंगे ना उनको सीरियल वाइज करना, उनको जरूर से कोशिश करना कि आप सीरियल वाइज ही करो। मतलब जो पहला जैसे आपने बी सेक्शन उठाया तो उसके क्वेश्चन सीक्वेंस में करना, जैसे 21 है, 22 है, 23 है, ऐसे जब सेक्शन सी उठाओगे उसके क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज करना, डी के भी ऐसे करना, ए के भी ऐसे करना और ई के भी ऐसे करना। ये प्रेजेंटेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है कि अटेम्प्ट जो है पेपर को हमेशा ऑर्डर में करना, क्वेश्चंस को ऑर्डर में करना। मैं ये नहीं कह रही कि सेक्शन को ऑर्डर में करना कि पहले ए करो, बी करो, सी करो, वो आपकी मर्जी है, वो कैसे भी करो, लेकिन बस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से ऑर्डर में कर लेना, ठीक है। कुछ और भी चीजें यहाँ पे कि प्रेजेंटेशन आपकी कैसी होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैथ्स के एग्जाम की बात करें, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे इन्होंने लाइन डाली, यहाँ पे इन्होंने लाइन डाली और यहाँ पे रफ वर्क करना स्टार्ट कर दिया। क्या बेटा ये गंदा नहीं लग रहा? अगर तुम दोनों साइड देखो, यहाँ तो चलो बच्चे ने नीट एंड क्लीन लिख रखा है, ठीक है, यहाँ पे बात समझ आएगी, लेकिन टीचर अपनी आँख थोड़ी बंद कर लेगा, इसको नहीं देखेगा, बेटा दिख तो ये भी रहा है, देखना कितना गंदा लग रहा है, यहाँ से देखो लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो बेटा ये गलती मत करना, हमेशा जो आपको रफ वर्क करने वाले हो ना, ये हमेशा लास्ट पेज पे करना। जो शीट होगी बहुत मोटी आने वाली है आपकी, ठीक है, उसके लास्ट के 2 पेज लेना है, जितना भी आपको लगने वाले रफ आप पहले से देख लेना, ठीक है, वहां पे लिख देना रफ वर्क, ऊपर हेडिंग डाल देना और वहां पे जितना भी आपका रफ वर्क होने वाला है मैथ्स में सारा वहीं पे करना। ऐसे लाइन डाल के यार मत करना कभी भी, बार बार मैं कह रही हूँ, ठीक है, बहुत ही गंदी प्रेजेंटेशन लगती है ये। समझ आ गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। पहली चीज ये हो गई। दूसरा, जैसे कि मैं कीवर्ड की बात कर रही थी, कीवर्ड टेक्निक आपको क्या करना है, जैसे फिर से मैं साइंस और एसएसटी की बात करती हूँ, कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं जैसे कि मैंने बोला एनसीईआरटी से उठाए जाते हैं, तो उनको यार पेंसिल से या पेन से अलग पेन से मार्क कर देना, ताकि जब टीचर देखे, जैसे आप इसने मार्क कर रखे हैं, यहाँ पे इसने मार्क कर रखे हैं जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हो गए, कि अगर टीचर देखे तो नजर सीधा उसकी उस पे जाए और वो ये देखे कि हाँ ये कीवर्ड बढ़िया लग रहा है, मतलब इससे उसको बहुत कुछ आता होगा जब इसने कीवर्ड को हाईलाइट करा है। अब जब उसने हाईलाइट करा है मतलब उसको दिख जाएगा कि हाँ इसको कुछ आता है, मतलब बहुत कुछ आता है इसको, तो मैं क्यों पढ़ूँ ये फालतू चीजें। यहाँ पे मुझे जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड थे वो तो मुझे पहले ही नजर आ गए, तो वो पढ़ेगा ही नहीं, वो सीधा जो आपके कीवर्ड्स हो गए उसको देखेगा और चेक करते चला जाएगा। अभी आपकी फालतू कहानी आपकी वो नहीं पढ़ेगा, ठीक है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है कीवर्ड यूज करो, एनसीईआरटी से उठा के वर्ड को और उनको हाईलाइट करके आओ। तो फिर जो आपने कहानी लिख रखी है ना, ये इतनी मैटर नहीं करती, बस कीवर्ड मैटर करता है,
ठीक है। तो ये मैंने दोनों तरीके बता दिए प्रेजेंटेशन के। सबसे पहले नीट एंड क्लीन करना, अटेम्प्ट इन ऑर्डर, दूसरी बात जो रफ वर्क होगा लास्ट पेज पे करना, तीसरी बात आपको कीवर्ड को क्या करना है, हाईलाइट जरूर से करके आना, या तो पेंसिल से कर दो या अलग पेन से कर दो, ब्लू पेन से लिख रहे हो तो ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दो, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट पे आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पांचवी क्या कहती है कि टीचर आपको पास करने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे। बेटा बहुत सारे टीचर और बहुत सारे क्या सभी टीचर जरूर से चाहते हैं कि आप सभी लोग पास हो जाओ। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन अगर मान लो नहीं आता है, कोई भी क्वेश्चन अगर मान लो नहीं आता है किसी भी सब्जेक्ट में, तो यार उससे रिलेटेड आप कुछ भी लिख के आ जाओ, लेकिन लिख के आओ। जब कुछ भी लिख के आओ वो कोशिश करेंगे कि उसमें आपको आधा नंबर दे दें या 1 नंबर दे दें, ठीक है। वो जरूर से यार कोशिश करते हैं कि वो उसको आधा नंबर दे दें या 1 नंबर दे दें, कि मतलब ये कुछ ना कुछ तो ये कर ही दे, मतलब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो इसको आधा नंबर या 1 नंबर मिल ही जाए, ताकि इसके जो मार्क्स है वो कुछ तो इंक्रीज हो, ठीक है। तो पहले ही मैं बार बार बोलती हूँ ये चीज कि पेपर को कभी खाली मत छोड़ के आना। कोई भी क्वेश्चन है नहीं आता तो यार उसको कुछ भी लिख के आओ, उससे रिलेटेड कुछ भी लिख के आओ। जैसे मान लो एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर है, नहीं आता आपको, फॉर्मूला लिख के आ जाओ। चलो फॉर्मूला भी नहीं आता यार, कुछ तो आता होगा ना, उसमें से कुछ तो आपने पढ़ा ही होगा, उससे रिलेटेड कुछ भी लिख के आओ। साइंस सब्जेक्ट है उसमें कुछ भी लाइन लिख के आओ, इंग्लिश है, SST है, कुछ भी लिख के आओ, लेकिन लिख के जरूर आप पेपर को कभी भी खाली मत छोड़ के आना। आधा 1 नंबर आपको मिल ही जाता है, कोशिश करते ही है टीचर्स कि हाँ इसको पास करा दे, इसके मार्क्स इंक्रीज करा दे, ठीक है। तो ये थे आपके पास सारी टेक्निक्स, आई होप सारी क्लियर हो गई होंगे, पांचों की पांचों, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि मैंने बोला हर टॉपर यही करता है। टॉपर ये नहीं करता कि वो खाली पेपर छोड़ के आ गया, टॉपर लिख के ही आता है, कुछ ना कुछ पेपर भर के ही आता है। उसका अगर आप शीट देखोगे वो भरी भी होती ही होती है, चाहे कुछ भी लिखा हो, लेकिन लिखा हुआ जरूर होगा, ठीक है। तो पांचों के पांचों टिप की आई होप क्लियर हो गई होंगी सारी बातें। कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में।